हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है, यूपीएससी प्रीलिम्स और इस तरह के ही एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में जिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज के रैपिड राउंड अप कवरेज में, जो कि होगी एकदम सरल और सिंपल, जिसमें हम पूरी बेसिक से बातें करेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो स्टैटिक के पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, उन पर भी एक नज़र डालते चलेंगे। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आइए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट फर्स्ट बेल केरलाज वर्चुअल क्लासरूम। देखिए, ये न्यूज़ मेंस के लिए तो ठीक है, आंसर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्डर इसमें आपको मिलेगा, पर सिंपल एमसीक्यूज़ में जो बनेगा वो ये है कि फर्स्ट बेल क्या है। केरला में वर्चुअल क्लासरूम यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल में बच्चों को दिया जाएगा। इसके लिए पहली घंटी फर्स्ट बेल नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें समाज से अलग अलग वर्गों से कहा गया कि आप कैसे अधिकतर स्कूली बच्चों तक एक टीवी या एक लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें आप पहुंचा सकते हैं, इसका प्रयास करिए। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया फर्स्ट बेल। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूज़ में क्या दिया है कि जब केरला का वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट यानी फर्स्ट बेल चालू किया गया 1 जून को, तो इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था 2.42 लाख का ये नंबर। ये आंकड़ा बताता है इतने सारे बच्चे, लगभग 2.5 लाख बच्चे केरला में थे जिनके पास कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए कोई एक्सेस नहीं था, कोई टीवी या मोबाइल इस तरह की चीज़ें उनके पास नहीं थी। क्या हुआ, उसी दिन शाम को एक बहुत बड़ी घटना हो गई कि मुल्लापुरम की क्लास 9 में पढ़ने वाली एक दलित छात्रा ने खुद को आग लगा ली, क्योंकि उनके पास कोई कंप्यूटर इस तरह की चीज़ नहीं थी और उनका टीवी भी उस दिन काम नहीं कर रहा था। और ऐसा उसे लगा कि सारी पढ़ाई टीवी पर और इन तरह की चीज़ों पर होंगी, स्मार्टफोन वगैरह पे होगी और मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। इससे दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। इसकी वजह से पूरे समाज में एक मूवमेंट चला कि कैसे 2.5 लाख बच्चों तक हम इस तरह के डिवाइसेस पहुंचा पाए। इसमें सरकार, बिजनेसमैन, एमएलए, एमपी, लोकल सिविक बॉडीज सब साथ आए और इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की, जिसमें कि एक पॉइंट है, दे अरेंज्ड कॉमन स्टडी रूम्स इवन इन रिमोट विलेजेस में कॉमन स्टडी रूम्स का उन्होंने अरेंजमेंट किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एमएलएस को भी उनके लोकल डेवलपमेंट फंड को यूज़ करने का अलाउ किया टू बाई टीवीज़ एंड लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए एमएलएस और एमपीज़ के पास लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड रहता है, जिसमें कि उनको पैसे दिए जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसी तरह की न्यूज़ इसमें दी गई है। फिर क्लासेज आर बीइंग टेलीकास्ट ऑन द एजुकेशनल चैनल आईटी एट स्कूल विक्टर्स चैनल। इसमें क्लासेस टेलीकास्ट की जा रही हैं जो कि टीवी पर बच्चे देख सकते हैं। और इसी तरह से एक प्लान वहाँ के कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने चलाया टैबलेट चैलेंज उन्होंने कोची में स्टार्ट किया। उन्होंने 10 टैबलेट खरीद कर बच्चों में बांटे और उनकी देखा देखी फिर बहुत सारे लोगों ने टैबलेट खरीद कर बच्चों में बांटना स्टार्ट कर दिया। जैसे मछुआरों के एक ग्रुप ने पैसे जोड़ के एक टैबलेट खरीदा और एक बच्चे को डोनेट किया उन्होंने। ठीक है, इसमें बता रहे हैं अलग अलग पार्टियों के लोग भी अब अपनी अपनी अचीवमेंट्स इसमें गिना रहे हैं। जैसे सीपीएम के एमएलए हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने सरकार ने 1331 कॉमन स्टडी सेंटर्स जो कि ट्राइबल कॉलोनीज़ में मेनली स्टार्ट किए उन्होंने। देखिए, तो आदिवासी कॉलोनीज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लोगों के पास नहीं होंगी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह से लोग साथ आए और उनको भी इस तरह के एक्सेस प्रोवाइड कराए गए, जो कि उनको पावर कनेक्शन और टीवी को, कि आप समझ सकते हैं कि गांव और ट्राइबल एरियाज़ में कोई पैसे जोड़ के किसी को टैबलेट दे भी दे, पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वहाँ बिजली पहुँचे पहले, जिससे कि वो उसको चार्ज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था वहाँ पर की गई है, ये इस न्यूज़ में बताई गई है। आप सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि फर्स्ट बेल जो नाम है ये एमसीक्यू में आसानी से आ सकता है। इट इज़ अबाउट केरलाज वर्चुअल क्लासरूम्स। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ पे। इट इज़ अबाउट आरआईसी क्या है, देखिए, इट इज़ अ ट्राइलैटरल ग्रुपिंग ऑफ रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाईलैटरल मतलब 2 वाला होता है और ट्राइलैटरल मतलब 3 वाला होता है। जैसे 3 देशों की क्रिकेट श्रृंखला आपने देखी होगी न्यूज़ में, उसे ट्राइलैटरल सीरीज़ कहते हैं। तो रशिया, इंडिया और चाइना का एक ट्राइलैटरल ग्रुपिंग बनाया गया था 2002 में। 1998 में रशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, उन्होंने सबसे पहले ये ऑफर दिया था कि रशिया, इंडिया और चाइना को मिलकर एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप बनाना चाहिए। एक तरह से दुनिया में गुटबंदी एक इस तरह की अपने को करनी चाहिए कि यूएस का जो एक यूनिलैटरल, उस समय लग रहा था कि दुनिया भर में यूएस एक इतना बड़ा एक यूनिलैटरल यूनिपोलर पावर बनता जा रहा है, दुनिया यूनिपोलर होती जा रही है, तो बाकी देश कैसे उसका सामना करें। एक कोई भी देश, जैसे सोवियत यूनियन के 1991 में हुए विघटन, 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से यूएस के सामने खड़ा हो सके ऐसा कोई भी इतना बड़ा ताकतवर देश दुनिया में सामने नहीं आ पा रहा था। तो कई देशों का ऐसा मानना था कि हम आपस में एकजुट होकर, लामबंद होकर एक ऐसा गुट बना सकते हैं
जो कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में एक दूसरे पोल का रोल अदा कर सकता है। ठीक है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से इंडिया ने कहा है कि हम दुनिया का एक ऐसा विजन रखते हैं जिसमें कि दुनिया मल्टीपोलर होगी, जिसमें कि एक या दो बड़ी ताकतें नहीं होंगी, और ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि हर देश की बराबर ताकत होगी। ठीक है, इस तरह का ये मतलब दिवा स्वप्न राम राज्य जैसा दुनिया में कभी आएगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, बहुत सारे देश हों जिनके पास काफ़ी ताकत हो, जो कोई भी फैसला दुनिया को लेकर हो तो इन सारे देशों की सहमति से आपस में हो। ठीक है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड इंडिया का विजन है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, मेंस में लिखने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए ही रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ आए थे। 1998 में पहली बार ये आइडिया मूट किया गया था। 2002 में देखिए पहली बार इनकी मीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं कि इट हैज़ फंक्शनड एज कॉम्प्लीमेंट टू अदर फ्रेमवर्क्स इन्वॉल्विंग 3 कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश मेंबर्स हैं? देखिए, इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ही वो न्यूज़ में आती हैं उसके मेंबर देश कौन है और उनकी मीटिंग इस बार की कहाँ पर हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आराम से आ सकती है। यूपीएससी में हर साल एक क्वेश्चन इस तरह का आता ही आता है। ठीक है, अब तो खैर इस साल जो भी मीटिंग्स होंगी वो तो कहाँ पर हुई थी वाला सवाल इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारी मीटिंग्स वर्चुअली होंगी। ये अभी जो मीटिंग हुई वो भी वर्चुअली हुई है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है जो कि आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाए। तो इसलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है अबाउट द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल। देखिए, एक इंटरनेशनल एजेंसी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम आप बस याद रखिए कि द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वीडन की राजधानी में ये एक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है दुनिया भर में पीस, वॉर, किसके पास कितनी आर्म्स है, कौन अपने डिफेंस पे कितना खर्चा कर रहा है वगैरह जैसी चीज़ें ये स्टडी करते रहते हैं और उसको कंपाइल करके रिपोर्ट निकालते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया में चीज़ें कहाँ जा रही हैं। इन्होंने निकाला है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों देशों ने अपने परमाणु आयुध न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को उन्होंने की संख्या को बढ़ाया है। तो ठीक है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, आप रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं कितनी ज़्यादा टेंशन है इन तीनों देशों के बीच में, और ये तो तीनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ भी हैं। तो दुनिया भर में चिंता जताई जाती है कि कैसे इन देशों के बीच में कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। ऐसा एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। बिल क्लिंटन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जब वो थे, तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ। एक समय उन्होंने कहा था, क्योंकि दुनिया में और ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट का एरिया नहीं है जहाँ पर कि जिन देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो न्यूक्लियर पावर्ड है। अब तो आप देखिए इंडिया और चाइना के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी मिलिटराइज्ड होता जा रहा है। तो अब तो आप देखिए कि खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने की बात थी कि ये किसी एग्जाम में आराम से आ सकता है, वरना आप मेंस में तो लिख ही सकते हैं कि बिल क्लिंटन ने कहा था कि कश्मीर इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसके बारे में इंडिया का एक नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, ये भी आप याद रखिए। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के इंडिया की पॉलिसी ये है कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कोई पहले यूज़ करेगा तभी हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें क्रेडिबली पता चल जाता है कि सामने वाला यूज़ करने वाला है तो ही हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, और कोई नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ऐसा बताया गया है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास हमारे से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, इसमें इस एजेंसी के नाम और इससे रिलेटेड न्यूक्लियर आर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड जो ट्रीटीज़ हैं इनके ऊपर आप एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है रशिया के साथ जितनी ऐतिहासिक ट्रीटीज़ हुई थी अमेरिका की, जिनकी वजह से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1991 का, तो उसके बाद उन सारी ट्रीटीज़ से डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ करते जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक मिसाइल ट्रीटी रशिया और यूएस के बीच में, एंटी मिसाइल ट्रीटी, और एक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की भी ट्रीटी है। इन दोनों के ऊपर पढ़ के आप रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में आजकल आ रही हैं। इस न्यूज़ में इसके अलावा और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ठीक है, एक अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ए वैद्यनाथन इंडिया के बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे। देखिए, कहा जाता है स्टॉलवार्ट इकोनॉमिस्ट थे। स्टॉलवार्ट ये टर्म बहुत ही अच्छा टर्म है, इंग्लिश का टर्म है, जो याद करना, जो वोकैब अपनी बिल्ड कर रहे हैं वो याद करके रख सकते हैं कि बहुत बड़े कद्दावर वो जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट थे, डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, वो जाने जाते हैं अपनी किताब बोवाइन इकोनॉमी के लिए। बोवाइन यानी कैटल, यानी गाय भैंस, इससे संबंधित चीज़ों को बोवाइन कहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि कुत्तों और उससे कुत्ता, भेड़िया, इस तरह की जो फैमिली है इनसे रिलेटेड चीज़ों को केनाइन कहते हैं, और बिल्ली हो गए या शेर भी हो गया तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को फीलाइन कहते हैं। वैसा ही टर्म है बोवाइन।
ठीक है। तो इन्होंने देखिए, आप इसी से समझ सकते हैं वो कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कितना एक पायनियरिंग रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में। कि नेशनल सैंपल सर्वे NSSO का डेटा आया, कितने हफ्ते में आता है, कितने महीने में आता है, इस पर बहुत चर्चा होती है। इसमें सैंपल सर्वे कैसे होगा, इसको डिज़ाइन करने में इनका हाथ है, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हैं कि ये कितने बड़े स्टॉलवार्ट ये इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इन्होंने ही डिड पायनियरिंग वर्क ऑन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसा कहा जाता है कि आज दुनिया में हर कोई पानी की जब कमी हो गई है तो हर कोई पानी, इरिगेशन, इससे संबंधित बातों पर चर्चा करता है। यानी इकोनॉमिस्ट भी जो विकास की बात करते हैं वो कहते हैं कि पानी की सिक्योरिटी पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पर वैद्यनाथन उस समय बात कर रहे थे 1950 के दशक में, जब पानी की बात कोई उतनी नहीं कर रहा था, तब से वो इन चीज़ों पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर मायने में वो बहुत बड़े पायनियरिंग व्यक्ति थे। एक फ्रेज है जो बार बार इस तरह के व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी अपनी वोकैब बिल्ड कर रहे हैं वो नोट करके रख सकते हैं कि द मैन वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, ठीक है। वो व्यक्ति अपने आप में एक संस्था की तरह था। उस व्यक्ति के साथ रहने से, जैसे आप कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉलेज होगा तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ा है तो आप अपेक्षा रखते हैं कि भाई इतने बड़े कॉलेज से पढ़े हैं, कितना कुछ उन्हें सीखने को मिल गया होगा। इस तरह से कई लोग भी अपनी फील्ड में इतना काम कर चुके होते हैं कि महज उनके साथ काम करने से, उनके अंडर पढ़ने से, उनके साथ रहने से ही इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। और कोई अगर आपको आके बताए कि मैंने वैद्यनाथन के अंडर में PhD की है या उनके साथ में मैंने काम किया था, तो आप बिल्कुल उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे कोई बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ा हो, उस तरह से इस व्यक्ति से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान की अपेक्षा रखी जा सकती है, ठीक है। तो द मैन वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, ये फ्रेज जो वोकैब बिल्ड कर रहे हैं वो नोट करके रख सकते हैं। आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल में उनके बारे में क्या क्या दिया है। पिछले हफ्ते उनकी डेथ हो गई है। ही फॉर्मुलेटेड द पब्लिक पॉलिसीज दैट एड्रेस्ड द फॉर्मिडेबल चैलेंजेस द यंग रिपब्लिक फेस्ड। इंडिया जब आज़ाद हुआ था उस समय जो कुछ इकोनॉमिस्ट के सर पे के कंधों पर ये जिम्मा दिया गया था कि वो इस तरह की आर्थिक नीतियाँ बनाएं कि हमारा देश जो उस समय काफ़ी गरीब था, काफ़ी बड़ी जनसंख्या थी, हम कई सौ साल की औपनिवेशिक राज, कॉलोनियल रूल की विभीषिका से जूझ रहे थे। और अभी अभी हमारे देश का पार्टीशन भी हो गया था, जिसमें कि आप जो भी पार्टीशन के बारे में डिटेल से पढ़ें उन्हें पता होगा कि उससे भी रिलेटेड कई इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े थे। सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल उसका ये है कि जूट के सारे खेत बांग्लादेश में चले गए थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान में, और जूट की सारी फैक्ट्रियाँ इंडिया में रह गई थी, यानी कि वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से ही कितने सारी हमारे सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस सामने आ गए थे। तो वैद्यनाथन का फोकस रूरल और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे था। उस समय हमारे देश का ही फोकस आप समझिए कि इन्हीं एरियाज़ पे था। और उनका जो फोकस था ग्रास रूट लेवल इश्यूज़ पे था, जो कि ग्रेटली नेग्लेक्ट कर दिए जाते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट थे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जो एक नेहरूवियन व्यू था, डेवलपमेंट का नेहरूवियन मॉडल था, डेवलपमेंट का, वैद्यनाथन उसी स्कूल के एक अर्थशास्त्री थे। ही पायनियर्ड वर्क ऑन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बता भी दिया। ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेवलपिंग इंडियाज स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा टू अराइव एट एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन। आज की डेट में बिग डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म्स है, हर जगह यूज़ की जाती हैं। लेकिन आज से 70 साल पहले, 1950s वॉज 70 ईयर्स अगो, आज से 70 साल पहले डेटा और डेटा एनालिसिस जैसी चीज़ें उतना हर कोई इनके इंपॉर्टेंस को नहीं समझता था। पर वो समझते थे, उस समय भी वो डेटा के एनालिसिस पे ध्यान देते थे कि जो भी हम नीतियाँ बनाएं, अब समझिए कि सरकार की जो भी नीतियाँ हों, आर्थिक नीतियाँ हों, वो किसी सोच पर आधारित ना होकर डेटा के रिसर्च पर आधारित हों। तो ये वैद्यनाथन जो है बहुत इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनकी डेथ हुई है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसानी से UPSC के MCQ में आ सकता है, तो बिल्कुल इनके बारे में आप पढ़ के रखिए। और जो पॉइंट्स मैंने बताए, देखिए कुछ जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई ऐसा ही छोटा सा छुटपुट क्वेश्चन कि वो कौन से कॉलेज से पढ़े थे, ऐसा नहीं आ जाएगा। जो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी या उनसे रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग टर्म्स अगर हैं, उन्हीं के बारे में आपसे सवाल होगा। या अगर ऐसा थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ए वैद्यनाथन, तो उसमें हो सकता है कि 2-3 पॉइंट्स ऐसे आ जाएं जो कि आप उतना श्योर ना हो, वो तो आपको फिर इंटेलिजेंट गेसिंग लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ये बोवाइन इकोनॉमी उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे के स्टार्टिंग में हेल्प की थी, और वो एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट थे। इन तीनों बातों को आप याद रखिए अबाउट ए वैद्यनाथन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, आज की अगली न्यूज़ है अबाउट रैपिड एंटीजन टेस्ट। पिछले दिनों में 2 तरह के टेस्ट की बात हुई है फॉर कोविड-19। एक RT-PCR टेस्ट है, और दूसरा कौन सा टेस्ट है वो मैंने मेरे वीडियोस में बताया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अभी नया टेस्ट बता रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पोर्शंस मैंने हाईलाइट किए हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
वर्दी है, इसी से आपको पता चल सकता है कि अपने टाइप का ये एकमात्र ऐसा रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो कि ऑन द स्पॉट जिसमें कि टेस्ट किया जाता है। ये किसको या सैंपल देने आया, आपने उससे कहा 2 दिन बाद आइए, वो वाला टेस्ट नहीं है। जहाँ पर जो पॉइंट ऑफ केयर पे किया जाने वाला टेस्ट है, यानी अस्पताल या अगर इस तरह के कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर कि सबका टेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, उसको हम रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलेंगे। देखिए रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है क्या? इट इज़ टेस्ट ऑन स्वैब्ड नेजल सैंपल्स। ठीक है, नाक से सैंपल लिया जाता है उसको एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, और वो एंटीजन्स जो कि फाउंड ऑन और विद इन द SARS-CoV-2 वायरस। SARS-CoV-2 वायरस जो है वो कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस का ही नाम है। उसके क्या क्या नाम है मैं पहले भी 1-2 वीडियोस में ऐसा बोल चुका हूँ, सबको याद रहना चाहिए। SARS-CoV-2, कोविड-19, नोवल कोरोना, ये सारे इसके नाम हैं। बीच में एक इबोला का या इस तरह का कोई ऑप्शन देख के, या MERS, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिस्टम, या सिर्फ SARS, ठीक है, ये देकर आपसे पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, तो उसमें SARS या MERS रहेगा, तो वो नाम नहीं है। बाकी ये सब SARS-CoV-2, कोविड-19, नोवल कोरोना उसके नाम हैं। ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा है कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। इट इज़ परफॉर्म्ड आउटसाइड द कन्वेंशनल लेबोरेटरी सेटिंग एंड इज़ यूज्ड टू क्विकली ऑब्टेन अ डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट। तुरंत रिजल्ट बता देता है किसी को कोरोना है कि नहीं है। इसमें एक ये किट बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, आपका स्वैब लिया जाएगा, नाक से सैंपल लिया जाएगा, तुरंत किट में डालेंगे और तुरंत रिजल्ट बता देंगे आपको कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी की किट को अप्रूवल दिया गया है, वो है साउथ कोरियन कंपनी SD बायोसेंसर। उसी का जो किट है, कोरोना किट जो टेस्ट है, उसको ही अप्रूव किया गया है। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द RT-PCR टेस्ट है? RT-PCR टेस्ट जो है वो कम से कम 2 से 5 घंटे तो लेता है बताने के लिए कि आपको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो दीज स्पेसिफिकेशंस लिमिट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द RT-PCR टेस्ट एंड ऑल्सो इम्पीड क्विक ऑगमेंटेशन ऑफ टेस्टिंग कैपेसिटी इन वेरियस कंटेनमेंट जोन्स एंड हॉस्पिटल सेटिंग्स। आप देख रहे होंगे रोज़ बात हो रही है कि आप कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा टेस्ट करो। WHO ने बहुत स्टार्टिंग से WHO कह रहा है टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर कंट्रोलिंग द नोवल कोरोना एपिडेमिक। लेकिन अब जल्दी टेस्ट करें भी तो कैसे? रिजल्ट ही तो सबसे तेज़ टेस्ट में रिजल्ट 5 घंटे बाद आ रहा है, तो तुरंत टेस्ट किया कैसे जाए? तो उसके लिए इस तरह का टेस्ट निकाला गया है जो कि तुरंत रिजल्ट दे दे। ठीक है, तो ये 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है। इसमें देखिए 2 टर्म्स ऐसे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, कोई टेस्ट का रिजल्ट, कोई भी टेस्ट करने की मेथोडोलॉजी कितनी स्पेसिफिक है और ये टेस्ट कितना सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है देखिए बता रहे हैं यहाँ पर। द किट हैड अ वेरी हाई स्पेसिफिसिटी और द एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लियर कट बता देता है कि भाई कोरोना नहीं है, इसको बोलते हैं इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी कितनी है। ठीक है, और ट्रू पॉजिटिव है तो आसानी से बता देता है। ये इसने बोला पॉजिटिव है तो हम कितना 100% में से कितना परसेंट मान के चल सकते हैं कि हाँ इसने बोला है तो होगा ही, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए, अगर टेस्ट कहता है कि नहीं है कोरोना तो हम 100 में से कितना परसेंट श्योर हो सकते हैं कि हाँ ठीक ही कह रहा होगा, उसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी, कि टेस्ट कितना स्पेसिफिक है। और अगर कह देता है टेस्ट कि हाँ कोरोना पॉजिटिव है तो हम कितना परसेंट मान सकते हैं कि ठीक ही कह रहा होगा, वो होती है सेंसिटिविटी टेस्ट की। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी MCQ में आराम से पूछे जा सकते हैं, आपको नोट करके रखना चाहिए। तो द हायर द एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू नेगेटिव द मोर रिलायबल इज एनी पॉजिटिव रिजल्ट। ये भी कॉमन सेंस की बात है। देखिए नेगेटिव बताने की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी तो उसका बताया गया पॉजिटिव हम उतना श्योरिटी के साथ मान सकेंगे, है ना। इस बात पे सोच के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि इट विल बी यूज्ड इन कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। हर जगह इसको यूज़ किया जाएगा ऑन साइट, जहाँ पर भी केयर गिवर्स पहुँचेंगे वहाँ पर किया जाएगा। और 2 डिग्री से 30 डिग्री के टेम्परेचर पे इस किट को अगर रखा जाए तो यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए बरसात का मौसम आ गया है, मैक्सिमम इंडिया में 30 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर हम लोग अज्यूम करके चल सकते हैं। और नहीं भी होगा तो वो जो जिसको कहते हैं कि आइस पैक और इस तरह की चीज़ों को लेकर हम 2 से 30 डिग्री का टेम्परेचर तो किट के लिए मेंटेन कर ही सकते हैं। ठीक है, देखिए और क्या बोला जा रहा है, टेस्ट किस पे किया जाएगा। टेस्ट करने की बात पर, कोरोना से रिलेटेड बात पर 2 तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मतलब देखिए जिसमें सिम्टम नहीं है। ठीक है, ए का प्रीफिक्स लगा के जनरली एसिम्टोमेटिक, इसका मतलब यही होता है कि सिम्टम नहीं आ रहे हैं, यानी उसको सर्दी जुकाम बुखार ऐसा कुछ नहीं है। और सिम्टोमेटिक यानी जिसको सर्दी जुकाम बुखार है। अब देखिए सर्दी जुकाम, नाक बह रही है, बुखार है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको कोरोना हो ही गया है, क्या पता नॉर्मल जुकाम हुआ हो, तो टेस्ट करने पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स विद को मॉर्बिडिटीज़ जो हैं उन पर ये
किया जाएगा। मतलब जिनको सिम्टम है उनका तो टेस्ट करना ही पड़ेगा, और तो क्या ही ऑप्शन है। पर जिनको सिम्टम नहीं है लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिनको कि कोरोना था, या तो फिर उनको कोमॉर्बिडिटीज़, देखिए मॉर्बिडिटीज़ यानी डेथ का कारण। तो किसी की कोरोना से डेथ होती है तो कोरोना से तो हुई ही हुई, उसके साथ कोई और कारण भी अगर था, उसके बॉडी में प्रेजेंट था, लंग किडनी लीवर का उसको डिजीज़ था, उसकी उम्र ज़्यादा थी, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ था, कोई रिसेंटली उसका ऑपरेशन हुआ था, या उसको डायबिटीज़ है, उसका शुगर हाई है, तो इस तरह की चीज़ों को कोमॉर्बिडिटीज़ कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू द कोरोना वायरस। तो उनका भी टेस्ट किया जाएगा क्योंकि वो हाई रिस्क पर है। हमको तुरंत श्योर कर लेना पड़ेगा कि उनको कोरोना हुआ तो नहीं है, अगर हुआ है तो उन्हें तुरंत इलाज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये आप मेंस में लिख सकते हैं आंसर में, एमसीक्यू तो इस पर कोई आपसे क्या ही पूछेगा। फिर इसमें बोला जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंजा टाइप सिम्टम है उन पर टेस्ट किया जाएगा। दूसरा, एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो हैं जिन पर कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, HIV पॉजिटिव हैं या मैलिग्नेंट डिजीज़, उनको ट्रांसप्लांट हुआ है, एल्डरली पेशेंट है और इस तरह की चीज़ें हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह उन्होंने कराया है, यहाँ तक कि दांत भी निकलवाया है, तो उनका भी करना ही पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि कोरोना के कॉन्टैक्ट में वो आ चुके हों। ठीक है, ये बातें इसमें बताई गई रिलेटेड टू द रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसके बारे में आप पढ़ के और सारे नोट्स बना के रखिए। देखिए, इट इज़ अ स्मॉल न्यूज़ अबाउट द पशुपतिनाथ टेम्पल। आपको पता होगा नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल है, और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया नेपाल टेंशंस चल रही हैं विच हैव रीच्ड द न्यू हाई। नेपाली पुलिस ने फायरिंग करके एक इंडियन आदमी को जान से मार दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति हो गई है। लेकिन इस टेंशन के बीच में भी 15 जून को इंडिया और नेपाल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, MOU। देखिए, MOU का मतलब होता है कि हम लोग ठीक है सोचेंगे इस चीज़ पे। MOU का मतलब ये नहीं होता है कि फैसला हो गया, वरना वो तो एक फैसला हो जाता है, एक ट्रीटी हो जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। MOU का मतलब ही है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम दोनों मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। अक्सर अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन द फ्यूचर कई MOUs पे एक्शन होता है, मैक्सिमम MOUs पे एक्शन नहीं होता है। एनीवेज, तो बोला ये जा रहा है कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, शिव जी के रूप हैं पशुपतिनाथ, आपको पता होना चाहिए, काठमांडू में उनका टेम्पल है, तो ये उसमें रिपेयर वर्क करना पड़ेगा। बहुत पुराना टेम्पल है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2.5 करोड़ 2.33 करोड़ रुपए का इंडिया असिस्टेंस देगा कि आप लोग उसका रिपेयर करिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा भाई तीर्थयात्री देखने जाते हैं काठमांडू में, नेपाल जो भी जाता है पशुपतिनाथ का मंदिर तो वो जाता ही है। लेकिन ये काम करेगा कौन? काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि करेगा कौन। कोई सोच सकता है कि इंडिया वहाँ जाके रिपेयर करेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ की काठमांडू की जो नगर पालिका है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, वो वहाँ पर उसमें ये काम करेगी। इंडिया सिर्फ 2.33 करोड़ की हेल्प करेगी। ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताया गया है कि ये बागमती रिवर के कोस्ट पर ये नदी बनाई गई है, ये टेम्पल बनाया गया है। बागमती रिवर, नाम याद रखिए, बागमती रिवर इंडिया में भी बहती है। हिंदूज़ और बुद्धिस्ट दोनों इस नदी को होली मानते हैं, डिवाइन मानते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द पशुपतिनाथ टेम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द बागमती रिवर, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है पशुपतिनाथ टेम्पल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रखिए अबाउट द पशुपतिनाथ टेम्पल की एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर बागमती रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोसी रिवर। इंडिया में कोसी नदी बहती है जिसमें कि बागमती नदी जाकर के जुड़ती है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये पॉइंट आ सकता है। फिर देखिए, बोल दिया कि इंडिया और नेपाल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियाधुर। लिपू लेक, काला पानी, इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है मैप में। आपको वो पॉइंट याद होना चाहिए। मैं 2-3 वीडियोज़ में इसके बारे में बता चुका हूँ मैप के साथ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट SDG 15। SDG 15 क्या है? किसी भी सीरियस UPSC एस्पिरेंट को पता होना चाहिए अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, तो उसमें 1 to लेके 30 तक वो गोल्स क्या क्या हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आज 17 जून जो है, इट इज़ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, 17 जून यानी कि बुधवार, तो इट इज़ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है ये, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये दुनिया में जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उस तरह की चीज़ों में से पोलर आइस कैप्स का मेल्ट होना है, उसी तरह की एक बहुत बड़ी समस्या है डेजर्टिफिकेशन, यानी ज़मीनों का, यानी जो ज़मीन जहाँ पर पहले हरियाली थी अब वो डेजर्ट में तब्दील होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं, ओवर ग्रेजिंग से रिलेटेड और इस तरह की और भी चीज़ें हैं। इसके ऊपर आपको पढ़ के रखना चाहिए, मैक्सिमम लोगों के पास इसके नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे भी। तो डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को डील करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है और उनके एनवायरमेंटल जितने भी कन्वेंशंस हैं वो बहुत इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो 17 जून का जो दिन ही है, इट हैज़ बीन ईयर मार्क्ड टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस बार की थीम थी फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इट इज़ मेंट टू चेंज पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन।
ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 2050 तक 10 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है। इतनी दुनिया के इतने लोगों के लिए खाना कहाँ से निकलेगा, जबकि 593 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और लगेगा हमें 2050 तक एज़ कम्पेयर टू 2010 लेवल्स। ठीक है। दिस इज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ इंडिया। आप समझिए इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है बाय लैंड मास। ठीक है। इसका डबल एरिया हमें और चाहिए खेती के अंडर में। वो कहाँ से आएगा? मैंने 2 दिन पहले की अपनी वीडियो में बताया था कि अमेज़ॉन में रेन फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं उगाने के लिए, खाना उगाने के लिए, मक्का उगाने के लिए, इस तरह की चीज़ें। यही देखिए ये प्रॉब्लम कैसे वहाँ तक चली जा रही है। ज़मीन अगर हमको चाहिए खेती करने के लिए तो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि विद इन द बॉक्स अब जगह नहीं बची है। हम रेन फॉरेस्ट काट के अगर खेती करेंगे तो दुनिया को दूसरी तरफ से वो चीज़ नुकसान पहुँचा देगी। ठीक है। तो और भी कई तरह की चीज़ें हैं, दुनिया भर में इस तरह के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि समुद्र में क्या पता हम कुछ तरह की खेती कर दें। फिर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि WHO और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि लोग कीड़े खाना चालू कर दें, कहते हैं कि वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। फिर देखिए SDG वाली बात कर दी गई कि देखिए एक पॉइंट बताया गया 1995 में ये डे प्रोक्लेम किया गया था आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वॉज ड्राफ्टेड। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आपको पढ़ के रखना चाहिए, किन किन देशों ने साइन किया था, किस जगह पर ये मीटिंग हुई थी UNO की, जिसके बाद से ये 17 जून को हर दिन ऐसा मनाया जा रहा है। 2030 एजेंडा फॉर SDG, पहले ये 2020 हुआ करता था, पर हमने देखा कि 2020 तक तो हमारा एजेंडा नहीं मीट हम कर पाए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसको 10 साल आगे बढ़ा दिया गया है। इसका एजेंडा इंक्लूड करता है टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम डिग्रेडेशन। इसका SDG एम 15 जो है, इट एम्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है। तो ये पॉइंट था अबाउट दिस न्यूज़। अब आते हैं अगली न्यूज़। अंकटाड की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसको कहते हैं। ठीक है। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटाड निकालता है। अंकटाड कौन है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। अंकटाड इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट डीलिंग विद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़। नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रेड एंड आपका कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो अंकटाड वो है। इसकी रिपोर्ट आई है, इंडिया बता रहे हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाली है। इसका मतलब दुनिया के सब देशों को बता रहे हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कौन सा जगह सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया इज़ द 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FDI इन 2019। ठीक है। तो रिपोर्ट के हिसाब से FDI इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम $42 बिलियन इन 2018 टू $51 बिलियन इन 2019। यानी कि आप देख सकते हैं $9 मिलियन इजाफा हुआ है एक साल में। इन द रीजन ऑफ एशिया इंडिया वॉज अमॉन्ग द टॉप 5 कंट्रीज़। अब एशिया में देश ही कितने हैं, उनमें FDI जिसमें ज़्यादा होगी उसमें भी इंडिया टॉप 5 में था। आप समझ सकते हैं कि उतनी अच्छी हमारे यहाँ FDI की स्थिति नहीं है। तो घुमा के बता रहे हैं कि इंडिया जो है एशिया में टॉप 5 में आता है। एशिया में कहाँ अब FDI होगा? इंडिया, चाइना और ताइवान में काफ़ी FDI होता है वैसे, ताइवान के अलावा। तो ये बातें यहाँ पर हैं। इससे और रिलेटेड ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आपके MCQ में आ जाए। ये रिलेटेड आप बस यही याद रखिए कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है अंकटाड निकालता है। ठीक है। फिर इंडिया के 5 रिसेशन, बहुत अच्छा यहाँ पर आर्टिकल GK टुडे ने आज निकाला है कि अभी कुछ दिन पहले ही RBI ने बताया था कि रिसेशन, 5वां रिसेशन इंडिया में आ गया है बिकॉज ऑफ द नोवल कोरोना एपिडेमिक। तो 5वां है, तो पहले के 4 कौन थे? तो देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल इसमें समरी करके हमको बता दिया है। वो हम देखते हैं इसमें क्या दिया है कि रिसेशन इज डिफाइंड एज द फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विथ डिक्लाइन इन सेल्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इंडिया, ये आप याद रखिए कि किसको कहते हैं रिसेशन। फिर इंडिया हैज़ सो फार सीन 4 सच नेगेटिव GDP ग्रोथ। GDP का ग्रोथ नेगेटिव हो गया मतलब रिसेशन हो गया। 4 बार पहले भी हो चुका है। तो बता रहे हैं कि 1958 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। तो 1957 रिसेशन जो था उसकी वजह थी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। इट वाज मेनली ड्यू टू वीक मानसून दैट अफेक्टेड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बैडली। देखिए उस समय क्या स्थिति थी हमारे पास। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि देश से बाहर से हम जितना पैसा ला रहे हैं, हमको जितना पैसा चुकाना है उतना पैसा हमारे पास है नहीं, हमारे पास उतना फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी ख़राब हमारी हालत थी, एक साल मानसून ठीक नहीं हुआ तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया। तो हमको याद रखना चाहिए कि हम कितने दूर से कहाँ तक पहुँचे हैं। दिस वाइडेंड ट्रेड डेफिसिट ऑफ द कंट्री दैट इन टर्न रिड्यूस्ड फॉरेन रिजर्व्स टू हाफ। ठीक है। एक साल मानसून नहीं आया तो फॉरेन रिजर्व हमारे आधे हो गए। 1968 में ड्रॉट, एक साल अकाल पड़ गया तो प्रॉब्लम हो गया। इंडिया फॉट वॉर्स विद चाइना इन 1962 एंड with Pakistan in 1965. The wars affected the economy badly and eventually led to drought. देखिए कह रहे हैं कि 2 बार युद्ध हुए, इसकी वजह से हमारे देश में अकाल पड़ गया। ये नहीं कि बरसात नहीं हुई इसलिए।
ठीक है, ये सोचने वाली बात है। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन फेल बाय 20% इन 1966 ड्यू टू ड्रॉट्स। इंडिया रिलाइड ऑन इट्स फॉरेन इम्पोर्ट्स टू रेस्क्यू इट्स स्टार्विंग पॉपुलेशन। तो विदेशों से हमारे पास खाने का सामान आया, वरना लोग भूख से मर जाते। 1973 में एनर्जी क्राइसिस हुआ था। एनर्जी क्राइसिस मतलब पेट्रोल से रिलेटेड कुछ हुआ होगा। देखिए, द ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पहले इसका नाम OAPEC था। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने वेनेजुएला, रशिया और इस तरह के जो देश हैं जो कि अरब नहीं हैं पर पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोल जिनके यहाँ से आता है, उनको भी शामिल कर लिया, तो उसका नाम OPEC, ओपेक हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्रोक्लेम्ड एन ऑयल एम्बार्गो। एम्बार्गो इज एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, 1973 में उन्होंने इंडिया के ऊपर बैन कर दिया, बोला कि इंडिया को तेल नहीं देंगे। एम्ड एट कंट्रीज दैट सपोर्टेड इसराइल, जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया भी उनके लपेटे में आ गया, तो ऑयल की प्राइसेस 400% बढ़ गई। ठीक है, तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बढ़ गया फ्रॉम 414 मिलियन US डॉलर्स टू 900 मिलियन US डॉलर्स। तो हमारा बजट भी देखिए डबल से ज़्यादा हो गया, तो इतना हम नहीं दे पाए, हमारी इकोनॉमी आ गई रिसेशन में। 1980 में ऑयल शॉक, द वर्ल्ड विटनेस्ड एन ऑयल शॉक फॉर द सेकंड टाइम इन 1980। दिस वाज ड्यू टू डिक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन ड्यू टू इरानियन रेवोल्यूशन। ईरान में रेवोल्यूशन हो गया तो ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया, शायद लोगों ने कहा कि उस देश से अब हम नहीं खरीदेंगे ऑयल। तो इट फर्दर इंक्रीज्ड ड्यू टू द ईरान इराक वॉर दैट फॉलोड द रेवोल्यूशन। उसके बाद ईरान इराक वॉर भी हो गई, तो पूरे मिडिल ईस्ट से कैसे तेल आए उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। तो दिस क्रिएटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फॉर इंडिया। ठीक है, अभी 5वां रिलेटेड टू द कोविड-19 क्राइसिस है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता है, इससे आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक पर्सपेक्टिव मिला। ठीक है, और कोई पूछ भी सकता है कि ये जो अभी पर्टिकुलर आ रहा है रिसेशन, क्योंकि RBI ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ये 5वां रिसेशन है, तो कोई आपसे MCQ में पूछ सकता है कौन से नंबर का रिसेशन है, कौन कौन से साल में आया था। मैं नहीं समझता किसी एग्जाम में पूछेगा, पर UPSC में तो चांस नहीं, किसी और एग्जाम में लेकिन पूछ भी दे सकता है। तो अगर आपको याद रहता है, देखिए हर एक डेकेड में आप ऐसे याद रख सकते हैं, लेट 50s में एक था, फिर लेट 60s में एक था, फिर अर्ली 70s में एक था और 80s में एक था। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि हर एक दशक में एक एक आया है इस तरह से, तो आप वहाँ पर एग्जाम में मार्क कर पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टर्म्स आपको पढ़ने हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन और स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी का साइज बढ़ भी नहीं रहा है पर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। ये आप पढ़ के रखिए रमेश सिंह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इट इज़ अबाउट द 5th स्टेट ऑफ मैटर। ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड देखिए पॉइंट है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है मैटर का 5वां स्टेट। मैक्सिमम लोगों को पता होगा मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर हाँ, एक्चुअली मैटर के 6 स्टेट अभी तक हमने किए हैं डिज़ाइन। ये GK टुडे का आर्टिकल है, उसमें वो 5 ही स्टेट बता रहे हैं, पर मैंने साइड में आपको देखिए बॉक्स बना के बताया कि 6वां स्टेट भी होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर का 5वां टाइप है, 4था टाइप प्लाज्मा होता है। 5वां टाइप जो मैटर का स्टेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस, इसमें जो बोस है वो इंडियन साइंटिस्ट थे। सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने इस तरह का प्रेडिक्शन दिया था। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को चिट्ठियाँ लिख के अपने फॉर्मूले, अपनी जो सोच है वो बताई थी कि मैटर इस तरह के स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसको नासा ने ऑब्जर्व किया है कि बता रहे हैं कि अंडर विच द पार्टिकल्स कैन बी मैनिपुलेटेड फ्री फ्रॉम अर्थली कंस्ट्रेंट्स। अर्थ के बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस तरह के रिसर्च होते रहते हैं, जो रिसर्च अर्थ में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। देखिए मैंने जो बॉक्स लेफ्ट साइड में दिया है उसमें क्या बता रहे हैं कि द 6th स्टेट ऑफ मैटर इज़ द फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट। ठीक है, 6ठा स्टेट फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट होता है कि पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस तो सब जानते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, गैस फॉर्म में जब कोई भी एलिमेंट है उसमें और एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर दें तो उसमें से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन एटम्स को छोड़ के लीव कर जाते हैं। उनमें इतनी एनर्जी बिल्डअप हो जाती है कि अब एटम उसको कंटेन नहीं कर पाते। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप देखिए एटम्स हैं जिनके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और उनको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर दिया गया है। इस स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। सन का जो कोर है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब प्लाज्मा फॉर्म में पाए जाते हैं। अर्थ में लैब के अंदर में प्लाज्मा फॉर्म में चीज़ों को बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 10⁻⁷ केल्विन इस तरह का, इस ऑर्डर का हीट उसमें लगता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप कहीं किसी आंसर में लिख सकते हैं। मेंस में आपको GS3 में बिल्कुल पूछा जा सकता है, किसी MCQ में आ सकता है मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, 5वां स्टेट आपको बता दिया अबाउट द बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनको बोसॉन्स कहा जाता है। 6वां है फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फर्मियन कहा जाता है। अगर आपको और इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो ये इस बॉक्स में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उसको डिटेल में पढ़ के देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है अबाउट द वन धन योजना। देखिए जन धन योजना के बारे में सब जानते हैं, जो गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार ने बैंक अकाउंट खुलवाए थे विद
नो मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए थे। ये एक नई योजना के बारे में आप सुनेंगे आज, वन धन योजना है। ठीक है, वन धन योजना क्या बता रहे हैं, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया था ट्राइफेड द्वारा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, इसका मैंडेट क्या है, लेकिन इसके बारे में एक थोड़ा शॉर्ट नोट आप पढ़ के रख सकते हैं ट्राइफेड के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से आ सकता है। वेबिनार था वन धन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लॉसम ब्लूम इन इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग द वेबिनार ये बताया गया कि अभी वन धन स्कीम के तहत क्या हुआ है, 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से बढ़ के अब 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वन धन योजना की सहायता मिल रही है। और इसका प्लान ये है कि आगे बढ़ के 10 लाख ट्राइबल गैदरर्स, देखिए गैदरर मतलब क्या होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ वहाँ से तेंदू पत्ता चुन के या जंगल से लकड़ियाँ चुन के और इस तरह की चीज़ें चुन के जब ट्राइबल लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के उनको बेचते हैं आगे, तो वो ट्राइफेड इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, इन्हीं चीज़ों को सुपरवाइज करता है और उसी के ज़रिए ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट, उनके पैसा कमाने की बात हो रही है। ठीक है, वन धन विकास कार्यक्रम ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 लाख इसका हर एक सेंटर के लिए एलोकेट करके रखा है। अब तक 25 से 30% ऑफ द ग्रांट हैज़ बीन स्पेंट ऑन दीज सेंटर्स। वन धन स्कीम के तहत अब तक 1205 ट्राइबल एंटरप्राइजेज हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, यानी ट्राइबल आप सोचिए स्टार्टअप इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की गई थी। इट हैज़ कवर्ड 10 लाख ट्राइबल गैदरर्स। द स्टार्टअप्स दैट वर स्टार्टेड बेस्ड ऑन ट्राइबल प्रोड्यूस आर नाउ स्प्रेड अक्रॉस 22 स्टेट्स। दीज स्टार्टअप्स आर कॉल्ड वन धन स्टार्टअप्स। तो वन धन स्टार्टअप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वन धन स्टार्टअप्स करके एमसीक्यू आ सकता है आपसे, आपके बारे में। तो आप ट्राइफेड और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया उसको आप याद करके रखिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, टिडबिट्स, जो छोटी छोटी न्यूज़ हैं जिनसे रिलेटेड आपको कोई एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है जो एमसीक्यू में आ सकता है। देखिए, 7 गोवा पंचायत इम्पोज लॉकडाउन, सीएम सेज नॉट इन देयर पावर। ठीक है, ग्राम पंचायत लॉकडाउन इम्पोज नहीं कर सकते। ये आपको पूछ दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अबाउट द लॉकडाउन्स, ऐसा करके। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये ग्राम पंचायत के पास ये पावर नहीं है कि वो लॉकडाउन इम्पोज कर दे। ठीक है, दूसरी टिटबिट है अबाउट माई लाइफ माई योगा। इसमें इतना ध्यान रखिए, माई लाइफ माई योगा क्या स्कीम है। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इस बार जाहिर बात है इस पर बड़े बड़े इवेंट्स हम नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आयुष मिनिस्ट्री जो है अलॉन्ग विद इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने अनाउंस किया है वीडियो ब्लॉग कंपटीशन माई लाइफ माई योगा। इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स को बोल रहे हैं घर में 3 मिनट का योगा करके दिखाओ और सोशल मीडिया में पोस्ट करो। ठीक है, इसमें आयुष मिनिस्ट्री तो आप समझ रहे हैं क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक और योगा, यूनानी और ये सब, इस होम्योपैथी, इस तरह की मेडिसिन का और सिद्धा मेडिसिन, ठीक है, उसका तो ये मिनिस्ट्री है ही। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि हम योगा डे को इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं। इसको इंडिया के सॉफ्ट पावर एक टर्म है, इंडिया सॉफ्ट पावर, इसको आप गूगल करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया के सॉफ्ट पावर को इन्हेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल योगा डे को, और उसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की हम सहायता लेते हैं। देखिए, तीसरा आज का लास्ट टिटबिट है अबाउट द पैंगोलिन। पैंगोलिन एक थोड़ा अजीब सा दिखने वाला छोटा सा जानवर होता है। चाइना में इसको भी खाया जाता था, लेकिन अब पता चला है कि सीधा चमगादड़ खाने से वायरस इंसान में नहीं आया है, सीधा चमगादड़ से वो इंसान में नहीं आ सकता। हम काफ़ी दूर हैं एवोल्यूशनरी ट्री में एक दूसरे से, तो वो शायद चमगादड़ से पैंगोलिन में गया था और पैंगोलिन को खा के फिर वो इंसान में आया था। चाइना में जैसा कि अक्सर होता है, इस तरह के जानवरों की मीट से रिलेटेड कुछ इस तरह की सोच भी है उनकी कि कुछ बीमारियां ठीक होती है, ताकत बढ़ती है, इस तरह की चीज़ें। तो फिलहाल तो पैंगोलिन के शिकार और उसके ट्रेड पर पूरी तरह से चाइना ने बैन लगा दिया है। ठीक है, तो ये पैंगोलिन के बारे में ये चीज़ आपसे किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कवरेज पसंद आई होगी, मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। सारी करंट अफेयर्स देखिए मैंने आपको किस पे एमसीक्यू आ सकता है, नहीं आ सकता है, स्टैटिक का कौन सा पोर्शन है, क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, सबके साथ कवर करके बताया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आने वाले दिनों में और कौन सी आप यूपीएससी से रिलेटेड, एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट मेरे से चाहेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।